हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर का हमने एक लेक्चर, इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। तो आपने अगर अभी तक वो ना देखा हो तो एक बार आप पार्ट 1 को जरूर देखें। उसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर भी ये लेक्चर मिल जाएगा। उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरी बारीकी इस चैप्टर की, इससे जुड़ी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो नेसेसरी ज़रूरी बातें हैं, वो हर बात आपको पता चल जाएगी। तो एक बार आप उसे देख लें तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये लेक्चर हेल्पफुल होगा यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ यूजी पीजी में बीकॉम एमकॉम और बीबीए एमबीए स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, और सीए सीएमए सीएस कर रहे स्टूडेंट के लिए भी लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। अपनी प्रोफाइल के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में, रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। एमकॉम एमबीए मैंने किया है और 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। नेट जेआरएफ सेमे और यूजी पीजी के साथ मैंने बोर्ड्स के स्टूडेंट को भी ट्रेन किया है। अब बात करेंगे आज के लेक्चर की। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बात किया था कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पीछे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आते हैं, कौन कौन से आइटम ऐसे जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं, कौन कौन से आइटम सिर्फ जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर लिखे जाते हैं, किनसे प्रॉफिट बढ़ता है, किनसे प्रॉफिट घटता है, किससे क्या इफेक्ट होते हैं। मतलब हर एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की गई। तो आज हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग जब करना स्टार्ट करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं, तो हम क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो टू रिकंसाइल द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट आइदर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम लोग 2 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। या तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं या एक मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन बनाते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट आर डिफरेंट फॉर्मेट। मतलब बिल्कुल एक तरीके के हैं, बस फॉर्मेट उनका थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई खास परेशानी नहीं है इसमें। If the profit as per cost account is taken as the starting point, the following adjustment should be made in the costing profit। यानी अगर आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक को आप सबसे मेन पॉइंट मानते हैं, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसे हमें देखना है। तो हम लोग जब बनाते हैं रिकंसिलिएशन, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को ही हम बेसिक मानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या डिडक्ट होता है, क्या ऐड होता है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। और ये जो आगे टर्म दिए हैं, प्योर फाइनेंशियल चार्जेस, प्योर फाइनेंशियल इनकम, ये सब आपको लेक्चर 1 यानी कि पार्ट 1 के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो हम क्या ऐड करते हैं सबसे पहले, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रोफार्मा। ये कुछ इस तरीके का हम लोग प्रोफार्मा बनाएंगे। इसका प्रोफार्मा कुछ इस तरीके का बनेगा। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम एक ऐड का कॉलम बनाएंगे जिसमें ऐड वाले आइटम लिखेंगे, और फिर लेस वाले कॉलम में लेस वाले आइटम लिखेंगे। अब वो कौन कौन से आइटम लिखेंगे, इनकी बात हम लोग वहाँ पे डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले ऐड के अंदर क्या लिखते हैं, डिडक्ट के अंदर प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस अपीयर इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। यानी जो भी फाइनेंशियल चार्जेस, वो प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस जो कि सिर्फ और सिर्फ लिखे जाते हैं कहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, उनको हम हमेशा डिडक्ट में लिखते हैं। ऐड की बात करें तो हम लोग किसको लिखते हैं, प्योरली फाइनेंशियल इनकम सो इन द फाइनेंशियल बुक्स ओनली। यानी कुछ ऐसी फाइनेंशियल इनकम जो सिर्फ हम फाइनेंशियल बुक्स के अंदर लिखते हैं, वो हम ऐड करते हैं। फिर डिडक्ट के अंदर लिखते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सो इन द फाइनेंशियल अकाउंट। यानी जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन हम लोग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग टैक्स डिविडेंड वगैरह पे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सिर्फ डिडक्ट में लिखते हैं। ऐड की बात करें तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अगर ओवरहेड के अंदर ओवर एब्जॉर्प्शन किया गया है तो वो हम लोग किसके अंदर, ऐड के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लेस के अंदर, हम अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड लिखते हैं। और फिर हम ऐड की बात करें तो डिप्रिसिएशन का जो ओवर चार्ज किया गया है कॉस्ट अकाउंट में, उसको हम ऐड में। डिडक्ट के अंदर हम डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट लिखते हैं। फिर डिडक्ट की हम बात करें तो डिडक्ट के अंदर हम लिखते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। फिर ऐड के अंदर लिखते हैं हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। फिर डिडक्ट के अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन कॉस्ट अकाउंट। फिर डिडक्ट के अंदर, ऐड के अंदर लिखते हैं हम लोग अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन कॉस्ट अकाउंट। तो ये वैसे तो याद कर पाना थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल है, और मेरा अपना खुद का ये मानना है कि हम किसी चीज़ को इजीली याद अगर करेंगे तो वो टेक्निकली मेरे लिए मुश्किल होगा। ये इसका फॉर्मेट है, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये हमने आपको उस कंसेप्ट की बात करी है जो कि हम लोग बुक्स के अंदर पढ़ते हैं। बुक्स का अपना ये ढंग है, इस ढंग से इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। बट इस पर हमें आपको एक नया लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे इसके कुछ ही समय के बाद, जिसके अंदर एक इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका, एक ऐसा तरीका जिससे सिर्फ और सिर्फ आप विद इन 2 मिनट, अपने आप में ये बहुत ही अजीबोगरीब तरीका है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है,
विद इन 2 मिनट आपको CRS यानी कॉस्ट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना आ जाएगा। तो ये टेक्निक जो हम इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, इस टेक्निक के लिए हम एक अलग से एक वीडियो मतलब बनाएंगे, जिसके अंदर हम आपको ये तरीका सिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग हमारी एक नई टेक्निक, जिसको हम लोग नाम हमने दिया हुआ है कि C-F, एक कंसेप्ट है हमारा C-F, इस कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन एक पढ़ेंगे। तो हम उस वहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन देंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना सिखाएंगे। उससे आप काफ़ी हद तक मतलब बेनिफिटेड होंगे। और ये जो याद करने वाला सिस्टम है, हो सकता है कि आपको फिर याद करने वाले सिस्टम की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है, जिनके लिए ये मुश्किल काम नहीं है, वो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। लेक्चर अच्छे लगे हों तो ये लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि अपकमिंग जो भी हमारे लेसन हैं, जो कोर्सेज हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। बेशकीमती समय दिया आपने लेक्चर देखने के लिए, आपका शानदार आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।